नामसाद हालात के अंदर यही हो सकता था कि एक ऐसे स्कूल में जाएं जो जहाँ पे फीस कम हो। पीला स्कूल ब्रांड बन गया है, उसमें हमें मौका मिला पहली जमात से 5वीं जमात। उस जमाने में जुमा बाजार लगना शुरू हुआ था। पीआईबी कॉलोनी में एक बेवा थी, फ्रॉकें बनाती थी। मैं वो फ्रॉक उनसे खरीदता था और वो मैं 45 रुपए 50 रुपए में वो फ्रॉक में आराम से बेच लेता। किस्मत को कितना समझते हैं? चलो मिल जाना, जो सीढ़ी बनते चले गए। मेरे पास मुस्तफा बड़ी मुश्किल से 3200 रुपए की एक मैंने मोटरसाइकिल खरीदी थी। पुराना मॉडल था, गोलबत्ती वाला। गोलबत्ती वाला। उसी पे मैं जाता था। उन्होंने कहा सेठ साहब कहाँ हैं? मैं समझ गया कि मुझे देख के इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये तो ये हो नहीं सकता। मैंने उनको आप अंदर आइए। मैंने अंदर आ जाके बोला, मैंने कहा अब आप काम करें या ना करें या आप पे, इस फैक्ट्री का ओनर मैं छोड़ी। जब हम गए काउंटर के ऊपर तो उसने कहा कि आप कौन सी सीट लेना पसंद करेंगे? तो मैंने कहा खिड़की वाली। यानी ये लेवल था। मेरे वो दोस्त जो मेरे लेदर से बने, जिनका मैं सीएमटी कर रहा था या जिनको मैं बता रहा था अपने सपने, वो मेरे सपने सारे टूट गए थे। 2019 के अंदर एक नई गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था वो एक क्रिकेटर था। तो आप सोचा कि मेरी क्या इमोशन होगी कि मेरे सामने वो प्राइम मिनिस्टर बैठा है जिसकी गेम में मैं पाकिस्तान खेलना चाहता था। नेक्स्ट डे फेयर थी, उसमें अपना स्टॉल लगाया। अब उसके बाद बैठे रहे। 4 दिन की फेयर थी मुस्तफा, 4 दिन कोई भी नहीं आया। क्या मुंह लेके जाऊंगा वहाँ पाकिस्तान? दोस्त दोस्त क्या बोलेंगे कि क्या किया तुमने? अभी तक तो हारे नहीं है, तो अब क्यों हारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं एमएचएस स्पीक्स। आज मैं आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो लेदर गारमेंट में एक नाम रखता है। और चूंकि आज ईद उल अज़हा का दिन है और लेदर की बात होती है, वो चमड़ा जो कि इस वक्त कुर्बानी के बाद सड़कों से पहले एक ज़माने में सड़कों पर पड़ा रहता था, फिर जमा होना शुरू हुआ और उसके बाद उसकी कीमत बढ़ती चली गई और आज कीमत फिर गिर गई किसी वजह से। इसका आज जिक्र करेंगे, लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है। मेरा मौजू ये है कि एक ऐसा शख्स जिसने पीले स्कूल से अपनी तालीम हासिल की, जिसके पास इतना भी नहीं होता था कि कराची के अंदर सफ़र कर सके, वो आज दुनिया के इतने ममालिक तक कैसे पहुँच गया। एक बिलीनियर है, लेदर गारमेंट्स का एक्सपोर्टर है। मैं ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। मेरी मुराद सैयद शुजात अली साहब से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुजात साहब, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान लेदर गारमेंट इंडस्ट्री, सीईओ, फाउंडर, डिज़ाइनर। और ये वही शुजात अली हैं जिन्होंने दस्तगीर में एक पीले स्कूल से अपनी जर्नी का आगाज़ किया। थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुस्तफ़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अक्सर मुझे याद करते हैं और हम बहुत काम करते हैं मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस में जाकर और आने वाली जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन पैदा करते हैं और ये हमको करते रहना चाहिए। जहाँ तक आपने मुझसे सवाल किया मेरी ज़िंदगी के बारे में, मुस्तफ़ा देखिए पाकिस्तान में जितने भी बड़े लोग हैं, अगर आप देखें तो उसमें से 60-70% ये वो लोग होते हैं जिनके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है और कहीं ना कहीं से ये इनको कोई ना कोई चांस मिलता है और उसको वो अवेल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ इसी तरह से हमारी भी ज़िंदगी थी। बदकिस्मती से कहें उस ज़माने में कि पढ़ाई पढ़ रहे थे और घर के हालात नहीं ठीक थे। वालिद साहब जो थे वो रिटायर हो चुके थे और हम 120 गज के घर में रहते थे जिसमें एक कमरा था, जिसके अंदर वही हमारा ड्राइंग रूम था, वही हमारा डाइनिंग रूम था, वही हमारा स्टडी था और वही हम सोते भी वहीं थे। तो ये था हमारा दालान जो था कच्चा सा था, बाथरूम कच्चा सा था, किचन कच्चा सा था। लेकिन वो जो भी था, कम से कम ये ज़रूर था कि उसमें हमारे वालिदैन को एक जुस्तजू थी कि इनको पढ़ाना है। तो उस पढ़ाने के लिए वो ज़ाहिर है नामसाद हालात के अंदर यही हो सकता था कि एक ऐसे स्कूल में जाएं जो जहाँ पे फीस कम हो। तो वो जो आपने पीला स्कूल ब्रांड बन गया है, पीला स्कूल, तो वो उसमें हमें दस्तगीर स्कूल के अंदर हमें मौका मिला पहली जमात से 5वीं जमात तक। कितने आप लोग भाई बहन? हम सिर्फ एक बहन और एक भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आगे तो कहानी बनी, लेकिन जिस तरह से मेहनत और जिस तगोदो से हमने काम किया। देखें मुस्तफ़ा, ये तो जब ऐसा एक घर हो जहाँ पे पढ़ाई की फ़ीस देना मुमकिन ना हो और वहाँ पर घर का ख़र्चा कैसे चले। मेरी वालदा मरहुमा टीचर होती थी और मुझे आज भी याद है कि उस ज़माने में उनकी 2600 रुपये सैलरी थी। बहरहाल 2600 रुपये उस ज़माने की एक अच्छी रकम है, लेकिन 2600 रुपये सैलरी थी। मेरे वालिद साहब जो थे वो अब्दुल्ला हारून रोड पर उनकी किताबों की दुकान थी और बिक गई नहीं बिकी तो कुछ भी नहीं मिला।
अब इस ऐसे हालात में घर के खर्चे को चलाना, फिर एक लड़का एक लड़की की तालीम को चलाना, और फिर जो दूसरे मामलात होते हैं हमारे घर के कल्चर के अखराजात हैं, अंदर, जैसी बात। हाँ, तो वो सारी चीज़ें चलाना ज़रा मुश्किल होता है, ज़रा नहीं बहुत मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल है। तो ऐसे मौके पे कुछ ना कुछ तो करना ही था। और मैं उस वक्त ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं स्कूल से 5वीं जमात से कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में आ गया था अजीज़ाबाद के अंदर, और मैट्रिक करके नया नया कॉलेज में एडमिशन लिया था। आप ये कह लें कि 1980-81 की बात बता रहा हूँ मैं। आज अगर आप देखें 46 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं हमें देखने वालों को यकीन बिल्कुल नहीं आएगा आपके बारे में। चलिए देखें, ये वो उम्र होती है जब आप कॉलेज में आते हैं ना, तो आपके सपने होते हैं। आपको पता ही है कि जब एक बच्चा या एक लड़का अपने इस दौर में गुजरता है तो वो ये ख्वाब लेकर आता है कि मैं अगर अच्छा पढ़ूंगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, और अगर अच्छा पढ़ूंगा तो हो सकता है कोई कारोबार अच्छा मिल जाए। ऐसे ही कुछ ख्वाब मेरे भी थे। एक मैं स्पोर्ट्समैन भी था, लेकिन मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था। कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज में था? मैं सेंट पैट्रिक्स में था, में। लेकिन सेंट पैट्रिक्स से पहले मैंने 4 कॉलेजों में मैं गया। मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं था, मैं कभी भी बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स खेलता था, जिसकी वजह से मैं एक सेकंड क्लास स्टूडेंट था। क्लास के अंदर भी मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। अब ऐसे मौके पे नौकरी तो मिल नहीं सकती कि आप सेकंड क्लास पास हों और आपको कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए। तो उस मौके पे मैंने कहा कॉलेज में तो एडमिशन लेना है हर हालत में। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स के ट्रायल हो रहे थे, उस ट्रायल में मैं कामयाब हो गया और मुझे फ्री में एडमिशन मिल गया। उस ज़माने में स्पोर्ट्स बेस पे कॉलेज में दाखिले हुआ करते जी, थे, अब तो नहीं होते। जी, अब अभी भी होते हैं, लेकिन अब वो बहुत हाई क्लास के अंदर होते हैं। तो मैं उस ज़माने में नया नया स्पोर्ट्स के अंदर आया था, और एक नेशनल लेवल पे एक अंडर 19 टीम के अंदर मैं सेलेक्ट हो गया था। जी, क्रिकेट के अंदर। उसकी वजह से मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया और मैं कॉलेज में सेंट पैट्रिक्स में चला गया। अब यकीन कीजिए, पीला स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का सेंट पैट्रिक्स में इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला गया, कॉलेज में चला गया, तो मेरी क्या हालत होती है। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है ये बताते हुए कि मेरी इंग्लिश जो थी वो एक तो पैदल होती है, एक लंगड़ाती भी होती है। मेरी लंगड़ाती हुई इंग्लिश थी, तो मुझे कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है। अब ऐसी जगह, ऐसी पोजीशन में आकर अपनी जगह बनाकर आगे निकलना ज़ाहिर लगता है कि मुश्किल काम है। नहीं, बहुत मुश्किल काम जी। अच्छा, दूसरा ये है कि घर के हालात बड़े ख़राब थे। तो मैंने सबसे पहले एक काम किया कि उस ज़माने में नया नया जुमा बाज़ार लगना शुरू हुआ था। तो मैं जुमा बाज़ार, ये जहाँ पे आज सर सैयद यूनिवर्सिटी है, इधर जुमा बाज़ार लगता था। पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला जुमा बाज़ार यहाँ लगा था। अच्छा। तो मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने मालूमात की, तो पता चला कि वहाँ पर जो स्टॉल मिलता है उसको 45 रुपए का एक स्टॉल मिलता है एक दिन का। ज़ाहिर है जुम्मा बाज़ार है तो एक जुम्मे वाले दिन ही लगेगा। तो मैंने क्या किया कि मैं एक PIB कॉलोनी में एक बेवा थी जिनका किसी ने बताया था, वो फ्रॉकें बनाती थी। लुंडा बाज़ार से पर्दे लेकर आती थी, और जो यूज्ड पर्दे होते थे, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से उसको धो के ड्राई क्लीन करके उसको कट करके बच्चों की फ़्रॉकें बनाया करती थी। मैं वो फ़्रॉक उनसे ख़रीदता था जो मुझे 35 रुपये में, 30 रुपये में मिलती थी, और वो मैं 45 रुपये 50 रुपये में वो फ़्रॉक में आराम से बेच लेता था। और ये किस सन की बात हो रही है? ये मैं आपको बता रहा हूँ जब 82 के अंदर, जब मैं नया नया कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ था। 1982 की बात हो रही है। 81-82 मेरा इंटर का साल है, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो उसमें मैंने ये काम शुरू किया। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि घर का कुछ खर्चा चल जाए, लेकिन एक दिन से क्या होता है, एक दिन से तो कुछ नहीं होता। फिर मुझे एक कॉन्सेप्ट दिया मेरे एक और दोस्त ने, उसकी दुपट्टा रंगने की दुकान थी। उसने मुझसे ये कहा कि हम मिडिल क्लास एरिया में दस्तगीर में रहा करते थे, तो उसने मुझे समझाया कि यार देखो यहाँ पर, क्योंकि ये मिडिल क्लास एरिया है, तो यहाँ की जो लड़कियाँ या ख़वातीन हैं अपनी ओकेशंस के लिए, अपने फंक्शंस के लिए पुराने दुपट्टे लेकर आती हैं अपने, और उसको रंगवा लेती हैं। तो मैं वो रंगता हूँ, तो उसी चीज़ के उनको इयरिंग्स चाहिए होते हैं। तो आप जाओ, तो मैं खोड़ी गार्डन जो टावर के पास एक मार्केट है जो आज भी कायम है, मैं वहाँ जाता था, और वहाँ जाके 36 रुपये डज़न वो मुख्तलिफ रंगों की इयरिंग्स लेकर आता था। प्लास्टिक की होती थी, बड़ी खूबसूरत बनी हुई। तो वो 3 रुपये की जोड़ी मुझे मिलती थी, वो मैं 8 रुपये में बेचता था, 9 रुपये में। मैं शाम को
अय्यूब मंजिल पे, दस्तगीर के साथ एक इलाका है अय्यूब मंजिल, जो पूरा एक मार्केट एरिया है। उधर मैं उस दुपट्टे रंगने वाले की दुकान के बराबर में ठेला लगाता था, बड़ा खूबसूरत सा उसको करके लगाता था, और लगाकर मैं जो है ना वहाँ पे इयररिंग्स बेचता था। अब यू कैन नॉट इमेजिन कि आज हम कैलकुलेशन करते हैं, जब हम आज अपने कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इसके ऊपर ओवरहेड कॉस्ट क्या आई है, और अब हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कितने। उस ज़माने में कोई सोच नहीं थी, लेकिन 3 रुपए की चीज़ 8 रुपए में बेच रहा था मैं। अब आप सोचे 3 रुपए की 8 रुपए में बेच रहा था, और उसके ऊपर ओवरहेड कॉस्ट 1 रुपये आती थी, तो 4 रुपए की मुझे कॉस्ट पड़ी, 8 रुपए, यानी 100%। आज किसी बिजनेस में 100% प्रॉफिट नहीं है। तो मैं इस तरह से आगे बढ़ा। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी पढ़ाई मुफ्त थी स्पोर्ट्स की बेसिस पे, घर का खर्चा मेरे से निकल रहा था। बहन मेरी ट्यूशन पढ़ाती थी, बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट थी, उसने टॉप किया था, तो उसकी वजह से उसको ट्यूशन मिल जाते थे, और ट्यूशन उसको जो मिलते थे महीने के 500 रुपये, 400 रुपये, 800, तो उस 5-6 ट्यूशन बना के 3-3.5 हज़ार रुपये महीने के बना लेती। उस ज़माने की ये पैसे 7-8 हज़ार रुपये बना लेना एक अच्छे पैसे कहलाते थे। तो ये इब्तिदा थी ज़िंदगी की। अब इसके बाद व्हाट इज़ नेक्स्ट? तो नेक्स्ट स्टेप के तौर पे हमारी ज़िंदगी के जो एक ख्वाब थे ना, उसको पहनाने का वक्त आ गया था। अब 2 रास्ते थे। एक तो रास्ता ये था कि जो स्पोर्ट्स के अंदर हम हैं, उस स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़े और हम उसकी मेराज को छुए। एक ये था कि पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं, इसके बाद इंटर के बाद मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना था, जो 82 में हुआ। मैं 82 के बैच का था। तो अब उसमें कुछ पढ़ना और आगे बढ़ना, बट इन सारी चीज़ों के लिए पैसा तो दरकार है। आप इतना आसानी तो नहीं है कि कर लें, तो आप कुछ काम भी इसके साथ करें। तो हमने बेसिक काम की इब्तिदा तो कर ही दी थी। जी कारोबार छोटा सा शुरू कर दिया था जी, एंटरप्रेन्योर तो बन ही गए थे ना हम, अपनी बेसिस पे बन गए थे। तो अब इसके बाद इसमें हमने 3-4 साल लगाए। जब हमने 82 में एडमिशन लिया, फ्री में एडमिशन हो गया, और कराची यूनिवर्सिटी में, और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अंदर हम चले गए। अब इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी की लाइफ एक अलग लाइफ है, दुनिया के एक बिल्कुल टोटल डिफरेंट। आज भी आपको याद आती होगी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यूनिवर्सिटी के दोस्त मेरे साथ आज भी शामिल हैं, और हम बहुत इंजॉय करते हैं अपनी पुरानी बातों को याद करके। आप यकीन कीजिए, यूनिवर्सिटी के अंदर मैं 2 रुपये लेकर जाता था, मेरे पास 2 रुपये होते थे, और 1 रुपये बांटते थे। हमारा ग्रुप होता था, हम उसके 3 सालन लेते थे, 14 रोटियां लेते थे, और हमने आटा ने बांधा हुआ था जो लाके हमें सालन देता था ना, उसको कि हम 12-12 दफ़ा ग्रेवियाँ लेते थे। ये ज़िंदगी की वो बात है। जो आप ये वो बात ये बंदा वो बता रहा है जो आज इतना बड़ा एक्सपोर्टर है। जी, हम क्या करते थे कि वहाँ पर हम बहुत पैसे बचाने के। अच्छा, मुझे एक और फ़ायदा ये होता था कि मैं क्योंकि एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट में आ गया था, नेशनल लेवल पे आ गया था, तो मेरे टूर्स बहुत होते थे। मुझे आज भी याद है। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करने का चाहूँगा, क्योंकि हमारे सुनने वालों में बहुत सारे वो होंगे जो आपके बैच के उस वक्त के यूनिवर्सिटी के लोग होंगे, तो उनकी दिलचस्पी के लिए वो जो 8 आने की ग्रेवी या सालन लेते थे, वो कौन याद है आपको? दुकानदार, वो कैंटीन यूनिवर्सिटी, क्या नाम था उसका? चुन्नू नाम था उसका, चुन्नू भाई बोलते थे हम उसको। और वो बहुत अच्छा आदमी था। वो हमेशा, उसको पता था कि ये 3 प्लेटें ले रहा है, लेकिन इसको मुझे 12 दफ़ा, क्योंकि 12 दफ़ा देने में उसके 6 रुपये बनते थे उसके, तो वो हमें ला के देता था, और हम करते थे। रोटियां हम लेते थे ज़्यादा। तो ये ज़िंदगी थी कराची यूनिवर्सिटी की। हमने बहुत कराची यूनिवर्सिटी से सीखा, क्योंकि जब आप कॉलेज से कराची यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योरिटी के अंदर आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। वहाँ हमारे ज़माने में स्टूडेंट लाइफ के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी थी, तो हम क्योंकि उससे दूर थे, हम स्पोर्ट्स में थे, लेकिन हमें मज़ा बड़ा आता था। मुझे आज भी याद है कि 86 की बात है या उसके बाद की बात है, नहीं उससे बहुत बाद की बात है, कि आप दुनिया न्यूज़ से आए थे, आपको याद होगा। मुझे बाकायदा 2017 की बात है। 2017 की बात है, और आपने उस वक्त भी मुझे बुलाया था। जी। और मैंने, जब हमने वहाँ फोरम किया था कराची यूनिवर्सिटी में ही। जी बिल्कुल। तो बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि मैं बड़े अरसे बाद कराची यूनिवर्सिटी आया था। मैं 1988 में पास आउट हुआ था, उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी आया। आप इसका क्रेडिट तो मुझे देना कि आपको। तो हमने फिर इस तरह से किया कि 84-85 के अंदर हमने कहा कोई ना कोई रास्ता तो करना है। और स्पोर्ट्स चल रहा था, स्पोर्ट्स की वजह से मेरा डिपार्टमेंट में हो गया था। मैं पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था, और वहाँ से मुझे एक अच्छी
सैलरी मिलती थी। उससे पहले मैं KDA से खेल रहा था, तो वो वहाँ से मुझे 3200 रुपये मिलते थे। मतलब आप आज एक बड़े स्टार क्रिकेटर होते हैं, वज़ीर आज़म का भी चांस बन सकता था, आपने छोड़ दिया, चले खैर। नहीं देखें, ये तो खैर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला अडियाला में नहीं है सारे। तो खैर अब वहाँ से हमने अपनी ज़िंदगी की 1986 के बाद जब हम फाइनल ईयर में थे, तो हमने कहा कोई ना कोई सीरियस काम की तरफ बढ़ना है, क्योंकि जहन में आ गया था कि स्पोर्ट्स में शायद हम इतना आगे ना जा सकें, लेकिन उस वक्त तक भी हम बहुत अच्छे हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान के लिए हम पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा जी। तो अब उसके बाद क्या करते, पढ़ाई के फाइनल स्टेज पर थे, फाइनल ईयर में थे, तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि कोई एक तरफ जाना चाहिए, तो मैंने लेदर का काम शुरू किया। अच्छा, अब इस दौरान काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जिसने स्ट्रगल के अंदर, बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको, बहुत सारे आपके मेंटोर होते हैं, वो मिलते हैं, सब एक ही बात समझाते थे कि अच्छा पढ़ लोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो जो जहन की हुदूद बनी ना, जो जहन की कहते हैं ना कि आप उन दो मेंटोर्स की वजह से वो क्या बनी, वो ये बनी कि अच्छा मास्टर्स कर लेंगे और नौकर बन जाएंगे, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। उस ज़माने में 25,000 रुपये की नौकरी एक्सपेक्ट करना ऐसा है जैसे आज 5 लाख की नौकरी आप एक्सपेक्ट करें। तो हम 25,000 की एक छोटी मोटी सी गाड़ी होगी, उस ज़माने में सुजुकी की 800 आई थी, एक नई टाइप की छोटी सी गाड़ी आई थी। हमने कहा ये तो ले ही लेंगे किसी ना किसी तरह, एक अच्छा सा घर होगा, अच्छे घर में शादी हो जाएगी, एक छोटा मोटा सा घर अच्छा लेके चलेंगे। आप यकीन करें, ये जहन की हद थी मेरी कि ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर मैं ये कर लूँगा, ये मेरे जहन के। लेकिन जब 88 से बिजनेस में आए तो हमने कहा नहीं, ये तो कुछ और ही आगे करना है। बिजनेस में आए कैसे? बिजनेस में इस तरह आए कि जब मैंने ये फैसला किया कि कोई एक लाइन लेनी है, तो मुझे आज भी याद है कि मेरे एक मेंटोर थे, आज दुनिया में नहीं है, आशिक साहब, वो मुझे एक फैक्ट्री लेकर गए। उस फैक्ट्री का नाम था पाक लेदर क्राफ्ट। पाक लेदर क्राफ्ट के वो अजीज़ थे, उनके ओनर के अजीज़ थे, उन्होंने लेके जाके मुझे कहा ये बच्चा मेरा दोस्त वो है, मोहल्लेदार है, ये बिज़नेस करना चाहता है, इसके बाद 3,000 रुपये हैं, तो 3,000 रुपये में आप क्या दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा थोड़ा सा लेदर आ जाएगा, कुछ जैकेटें बन जाएंगी इसकी। मैंने वो पहली दफ़ा मुस्तफ़ा 3,000 रुपये का लेदर ख़रीदा, और वो लेदर लेकर मैं गया पैनोरामा सेंटर, नया बना था उस ज़माने में, और जैनब मार्केट और पैनोरामा सेंटर। मैं वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगी हुई, वहाँ जाके मैंने 3 जैकेटें बनवाई। वो जो 3 जैकेटें, अच्छा साथ ये ध्यान में रखिएगा कि मैं साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मेरा फाइनल ईयर, और मैं शाम को ये पार्ट टाइम के तौर पे करता था, ठेला भी लगाता था। ये जैकेट के लिए मैंने एक सीरियस एफर्ट शुरू कर दी थी। जब वो 3 जैकेटें बन गई, मैंने खुद उसको डिज़ाइन किया और मैंने उसका नाम मतलब आपने डिज़ाइन करके सिलवाया पैनोरामा सेंटर, पैनोरामा ठीक है। अब बेचना, हाँ। असल तो बेचना है, तो बेचें कैसे? तो पैनोरामा सेंटर में जो दुकानें थी उनकी अपनी फैक्ट्री थी, तो वो मुझसे क्यों ख़रीदा? या जैनब मार्केट में उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग थी, तो मुझसे क्यों ख़रीदा? तो मेरे जहन में एक आइडिया आया, मैं उस शेरेटन होटल के गया, उसके साथ ही एक शॉपिंग सेंटर था, शेरेटन होटल का अपना शॉपिंग है, उसमें बहुत सारी दुकानें थी, उसमें 3-4 दुकानें लेदर की भी थी। तो मैं एक लेदर में घुसा, जो दुकान का नाम मिस्टर लेदर था, वो इस्माइली साहब थे, मोहम्मद भाई। तो मैं अंदर गया, अंदर जाके मैंने सलाम किया, उनसे पूछा, मैंने कहा जी मैंने ये 3 जैकेटें बनाई हैं, पहली दफ़ा ज़िंदगी में काम किया, तो आप ज़रा देख लें और देख के मुझे रहनुमाई करें। तो उन्होंने जैकेट खोल के देखी, उन्होंने कहा आपने जैकेट अच्छी बनाई है, अच्छा लेदर लगाया है, कहाँ का लेदर है? मैंने कहा पाक लेदर क्राफ्ट का लेदर। कहने बहुत अच्छा लेदर लगा हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ आप ये जैकेट ख़रीदें मुझसे। तो वो हंसने लगे, कहने लगे भाई हमारी तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, मैं आपसे क्यों ख़रीदूँ, मैं तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, आप इस पर नफ़ा भी लगाएंगे। तो वो मुस्तफ़ा पहली जैकेट उन्होंने पूछा कि अच्छा ये कितने की है? मैंने कहा 1,050 रुपये की। 1,000 रुपये मेरी कॉस्ट आई थी, 50 रुपये मेरा प्रॉफिट था। बड़ा मज़ेदार वाक़या, आप सुनिएगा। तो मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा मैं तो नहीं ले सकता जैकेट आपसे, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा ना एक एक्टिंग के तौर पे मैं ऐसे करके सर नहीं चुका। उन्होंने कहा अच्छा एक आइडिया है। उन्होंने कहा बेटा अगर चाहे ना तो जैकेट रखवा दे, अगर कोई आएगा उसको मैं दिखाऊंगा, बिक गई तो तुझे पैसे दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मेरे पास मुस्तफ़ा बड़ी मुश्किल से 3,200 रुपये की एक मैंने मोटरसाइकिल ख़रीदी थी, पुराना मॉडल था होंडा का,
छोटी सी टंकी वाला, गोल बत्ती वाला, गोल बत्ती वाला, उसी पे मैं जाता था। तो वो सामने रख के मैं लेके गया था, उसी पे मैं लेदर लेकर आता था, उसी को मैं सिलवाता था और फिर लेके जाके उनको देता था। तो मैंने उनको जैकेटें दी और मैं आ गया। जब मैं वापस आया तो कोई रात के 8 बजे मोहम्मद भाई का कॉल आया। उस ज़माने में कोई मोबाइल नहीं होता था, या होता था तो वो एक बड़ा वो वाला मोबाइल होता, PTCL की कॉल घर की थी, वही देकर आया था नंबर मैंने। तो उनका कॉल आया मोहम्मद मियाँ भाई का, कहने लगे बेटा तू बड़ा बाग वाला है, तेरी तो तीनों जैकेटें बिक गई, तो तू आजा, आके मुझसे पैसे ले जा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं गया उनके पास। जाके मैंने जब जैसी दुकान में गया था, वो मेरी पहली ज़िंदगी की रियल बिजनेस जिसका मैं आज खाता हूँ 3,150 रुपये, जिसमें 150 रुपये मेरा प्रॉफिट था, वो मैंने लिया। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने पैसे लेने लगा तो उन्होंने पकड़ लिए पैसे। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा ये पैसे इस शर्त पे तुझे दूंगा, मुझे ये बता 10 जैकेट कब कितनी देर में देगा तू मुझे। तो मैंने कहा मोहम्मद भाई मेरे पास तो यही पैसे थे, इसमें 150 रुपये का नफ़ा है। मैं कहा, उन्होंने 5,000 रुपये मुझे दिए और कहा कि मुझे 10 जैकेट का ये एडवांस आ गया तेरे पास, मुझे 10 जैकेट 1 हफ्ते के अंदर चाहिए। यहाँ पोर्ट के ऊपर फ्रेंच नेवी लगी हुई है, मैंने उनसे वादा कर लिया कि 10 जैकेटें उनको 1 हफ्ते में दूंगा। मैंने रात दिन एक करके बैठा रहता था और मैंने 10 जैकेटें बनाई। तो सिलवाई आपने? जी, वो खुद सिलवाई, और सिलवा कर मैंने उनको जाके पहले लेदर ख़रीदा, सिलवाई, उनको दिया, वो 10 जैकेटें दी। और ये उसके बाद वो मुझसे रेगुलर लेते थे, उन्होंने मेरा हफ्ता बांधा हुआ था, हर हफ्ते मुझे 10,000 20,000 इस तरह देते थे, और मैं उनको 15 जैकेट 20 जैकेट इस तरह देता था। अगर 1 लाख रुपए का मेरा बैलेंस होता था तो 20,000 देते थे, 80,000 होता था तो 15,000 देते थे। इसी तरह मैंने फिर मैरियट में चला गया, वहाँ मुझे जाफ़र भाई मिले, जाफ़र भाई ने भी अपनी दुकान के लिए जैकेटें ले ली, उन्होंने भी ऐसे किया। फिर मैं सलीमा बुखारा चला गया, ये बहुत मशहूर कारपेट की दुकान थी जो बहुत सारे प्रोडक्ट रखते थे, वहाँ मैं चला गया, वहाँ पे भी लग गया। अब ये 3 जगहों पे मेरा काम सही चल रहा है। आपने फिर लोग रखे अपने साथ या अकेले ही चलते? नहीं, अभी तक सारा अकेले कर रहा हूँ और जैकेटें बना रहा हूँ और बना कर दे रहा हूँ। ठीक है। अल्लाह का करना ये हुआ कि मुझे एक जो पार्ट लेदर जहाँ से मैं लेदर लेता था, उसके खुर्शीद अहमद साहब होते थे ओनर, और उनके जो भाई थे सलीम अहमद साहब, उन्होंने मुझे एक बड़ी इंस्पिरेशन दी। उन्होंने बोला यार आप जो हमसे लेदर लेकर जाते हैं, आप सिलवाते हैं, आपके पैसे लगते हैं, आप अपनी छोटी मोटी फैक्ट्री डालो। मैंने कहा पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि आप कोशिश करो छोटी फैक्ट्री डालो, और उसमें तो मैंने कुछ स्पोर्ट्स से पैसे बचाए हुए थे, तो मैंने ज़िंदगी में पहली फैक्ट्री जो डाली वो करीमाबाद पे एक छोटा सा जगह 1,000 रुपये किराए पे 2 कमरे का एक फ़्लैट लिया ग्राउंड फ्लोर का, और उसमें मैंने पहली फैक्ट्री डाली और 5 मशीनें लगाई मैंने ब्रदर की। ठीक है, अच्छा अब मशीनें लगा ली, अब सीने के लिए कहाँ से लाऊं लोग, वो तो वहाँ तो वो सारे वहाँ काम करते हैं। तो फिर एक और दोस्त, क्योंकि जब आप किसी ट्रेड में रहते हैं तो उस ट्रेड के लोगों के तो दोस्तियाँ हो जाती हैं आपकी। तो मुझे एक हफीज़ भट्ट साहब थे, पैटर्न मास्टर थे, उन्होंने जो है ना मुझे कहा कि कल आपके पास 5 लड़कियां आएंगी, वो आपका काम करेंगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप भेज दीजिएगा उनको। वो सुबह जल्दी आ गए, मैं उस वक्त ज़मीन साफ़ कर रहा था, मेरी शलवार फटी हुई थी नीचे से, और मैं एक आम सा कुर्ता पजामा पहना हुआ, शलवार पहना हुआ था। तो किसी ने खटखटाया, मैंने गेट खोला तो देखा वो काम करने वाली ख़वातीन थी। लेदर में आपको मैं बताऊं, हमेशा से ख़वातीन बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती हैं, बड़ी साफ़ सुथरी, और क्योंकि एक महंगा प्रोडक्ट है, वो अगर सीती भी हैं तो उनको भी अपने आप को भी साफ रखना ज़रूरी होता है। तो उन्होंने मुझे देखा, वो समझेंगे कोई काम करने वाला जमादार है, या उनसे कहा शुजात साहब से। अब वो एक बड़ी फैक्ट्री से आ रही है, उनके जहन में एक कॉन्सेप्ट है सेठ का कॉन्सेप्ट है, जो आज अक्सर मेरे लेदर सप्लायर मुझे सेठ बोलता है, मैं बोलता हूँ भाई नहीं बोलो मुझे सेठ, आई एम नॉट अ सेठ। तो उन्होंने कहा सेठ साहब कहाँ हैं। मैं समझ गया कि मुझे देख के इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये तो ये हो नहीं सकता। अब मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो मैं बोलूँ मैं ही हूँ तो यहीं से वापस चले जाए। मैंने उनको आप अंदर आइए, कहा नहीं आप उनको बुलाएं पहले। मैंने कहा नहीं बस आप बुलाता हूँ, आप अंदर तो बैठे। तो वो बेचारी अंदर आ गई। मैंने अंदर आ जाके बोला, मैंने कहा अब आप काम करें या ना करें ये आप पे है, इस फैक्ट्री का ओनर मैं छोड़ी। उसके बाद रिएक्शन क्या था? हाँ, वो हमारी नसीमा बाजी थी और शबाना थी, और ये लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी ज़िंदगी में। इन्होंने आपस में देखा एक दूसरे का,
और इन्होंने कहा हम आपके साथ काम करेंगे। आप यकीन कीजिए मुस्तफ़ा, उन लोगों ने मेरे साथ 6 साल काम किया। 5 लड़कियों ने 65 लड़कियों की फैक्ट्री बना दी। ओह माशाल्लाह। और अच्छा काम कहाँ से आए? मेरे पास तो छोटा मोटा काम 15-20 जैक्टों का काम होता था ज़माने। तो पाक लेदर के सलीम साहब ने और खुर्शीद साहब ने ये कहा काम आप हमसे ले लें। वो एक्सपोर्ट करते थे वो, तो एक्सपोर्ट में जब वो ज़्यादा ऑर्डर आ जाते थे तो वो बाहर से कराते थे, कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर, उसको कहते हैं CMT। तो वो मुझे CMT पे देते थे, हम रात दिन काम करते थे। जिम्मेदारी कोई थी नहीं हमारे पे, ये मैं आपको 89 की बात बता रहा हूँ। जिम्मेदारी कोई थी ना, शादी हुई थी ना कुछ बात। और जो है ना हमारी उसमें हम रात दिन 2 साल हमने, वो वैसे रही हैं मेरे साथ 6 साल तक, और रात दिन हम काम करते थे। हमारे पास 65 लड़कियाँ, मशीनें हमारी 50 हो गई थी, और हमारे पास बड़ा काम आता था, बहुत अच्छे पैसे मिलते थे उसके, और हम इस तरह से बढ़ते चले गए। अब भूख तो मिट नहीं रही थी ना कि अब आप और आगे बढ़ने की भूख होती है। अब ये 95 तक मैंने उनके लिए CMT किया। 95 में मुझे किसी ने ये लीड दी, मेरे दोस्त ने, कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो होता है, आप वहाँ जाओ, वहाँ पे फॉरेन बायर आते हैं। तो फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में मैं चला गया वहाँ, तो वहाँ फॉरेन बायर नहीं आते थे, उनकी इंक्वायरियाँ आती थी। तो मैंने इंक्वायरी पढ़ना शुरू करी, लेकिन मुझे कोई नहीं। तो मैं वहाँ के सेक्रेटरी साहब से मिला, सेक्रेटरी साहब कराची में ठीक है। वो मैं शायद उनको पसंद आ गया, या उनको लगा कि मेरे अंदर वो जरासीम मौजूद है कि ये आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक ऑफ़र करता हूँ, एक एग्जीबिशन हो रही है जर्मनी के एक शहर लाइप्जिग के अंदर। ये बहुत अहम है, आपने स्टोरी सुनाई थी ग्रेजुएट में, और मैंने आपको बताया इस बच्ची के बारे में भी आपको। ये तो बहुत अहम स्टोरी है आपकी। तो ये जो मेरी स्टोरी है, इससे बड़े लोगों को इंस्पिरेशन, बहुत ज़बरदस्त इंस्पिरेशन मिली है इससे। हुआ ये कि मैंने कहा सर कर दें, लेकिन मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं। कह रहे नहीं फ़िक्र ना करें, आपको इतना नहीं करेगा, हम आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। 95 मेरा सिलेक्शन हो गया लाइप्जिग जर्मनी की फेयर के लिए। जहन में रखिएगा, ज़िंदगी में कभी जहाज़ में बैठा नहीं था मैं, ठीक है, और पहली दफ़ा होता। और जो है मेरे सारा कुछ हो गया कि इस जहाज़ से ये टिकट, ट्रैवल एजेंसियां होती थी उस ज़माने में, आज थोड़ा सिस्टम दूसरा है। तो ट्रैवल एजेंसी से जो गवर्नमेंट ने बताया वहाँ से जाकर टिकट लिया। फिर उस ज़माने में मार्क चला करता था जर्मनी में, तो पैसे कन्वर्ट कराए, 1800 मार्क अपने पास रखे। 6 दिन का ट्रिप था वो मेरा, और एमिरेट्स की फ़्लाइट थी। तो दोस्तों ने कहा यार हमारा तो हल्का वही गुरबा वाला था ना, तो दोस्त भी गुरबा वाले थे, तो वो सारे के सारे बड़े खुश हुए कि यार हमारा यार एक बंदा तो जहाज में बैठ रहा है, विलायत जा रहा है, जर्मनी जा रहा है। तो अब वो जब हम गए काउंटर के ऊपर, तो उसने कहा कि और ज़िंदगी में कभी कोई ना, पासपोर्ट पहली दफ़ा बनाया था हमने, पासपोर्ट पहली दफ़ा बनाया था, तो वीज़ा लग के आ गया था। वो उसने देखा, उसने मुझे कहा कि आप कौन सी सीट लेना पसंद करेंगे, तो मैंने कहा खिड़की वाली। यानी ये लेवल था। तो कहला अच्छा विंडो सीट कह रहे, मैंने कहा जी। तो कहला कोई ख़ास बात, मैंने कहा दोस्तों ने कहा है जब जहाज़ उड़ता है बादल नीचे देखना बड़ा अच्छा लगता है। तो कहला अच्छा चलें ठीक है, और दे दी। हम शॉर्ट ये है कि हम जहाज़ में बैठ गए जाके सीट में। मेरे बराबर में एक साहब बैठे हुए थे, उनकी उम्र होगी कोई 70 साल के होंगे, अब पता नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होंगे इस दुनिया में। उन्होंने मुझे देख के अंदाज़ा लगा लिया कि ये बचुमड़ा जो है वो ये पहली मरतबा घर से निकला है घर से। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे देखा, मुझे टोपी पहने हुए थे यूँ करके, उन्होंने यूँ किया, कहने फर्स्ट टाइम। मैंने कहा जी सब फर्स्ट टाइम। ओह अच्छा। कहले आपने टिकट कहाँ से लिया? अब ये डिस्कशन हो रहा है कि जहाज़ ज़ाहिर है दरवाज़ा बंद होगा, फिर जहाज़ टैक्सी करेगा, फिर उड़ेगा। उससे पहले ये एक डिस्कशन हो रहा होता है। मैंने कहा जी ट्रैवल एजेंसी से। कहना आपने खाने के पैसे दिए थे इसमें? मैं कहा जी। कहना खाने के पैसे? मैंने कहा नहीं मुझे तो पता नहीं। कहना अरे ये तो बड़ी ज़्यादती हो गई, तो यहाँ तो अब वो खाना अगर आपको देगी तो वो तो 5-6 हज़ार रुपये चार्ज कर लेगी। अरे मैंने कहा मरवा दिया, ये तो 5-6 हज़ार उस वक्त ज़्यादा अमाउंट होता था। तो मैंने कहा नहीं मैं तो बहुत अच्छा नाश्ता करके आया हूँ। 12:15 की फ़्लाइट थी, और ये फ़्लाइट आज भी चलती है एमिरेट्स की। अच्छा। इतने साल पहले 1995 की बात बता रहा हूँ, ये प्याई नहीं थी ना, आज भी चलती है वो फ़्लाइट, यही टाइम पे चलती है। मैंने कहा नहीं मैं बहुत अच्छा नाश्ता करके आया हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। कहना अच्छा नहीं मेरे साथ शेयर कर लेना। मैंने नहीं सर। मैंने अच्छा वो जहाज़ टैक्सी हुआ, टैक्सी होके
उड़ने के बाद वो खातून आई आके, उन्होंने, अब वो मुझसे कह रही हैं एक्सक्यूज़ मी, अब मैं खिड़की की तरफ देख रहा हूँ, आधा घंटा हो गया था जहाज़ को उड़े, उससे बादल के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था और आसमान नज़र आ रहा था। तो अब वो बोल रही बार बार मुझसे कहा, और मैं देखूँ ना उसकी तरफ कि कहीं लेना पड़ा तो पैसे देने पड़े। 5,000 रुपये का दे। खैर वो समझी मुझे चाहिए नहीं, उसने बराबर वालों को दे दिया और चली गई। मैंने ऐसे करके देखा उनको, तो बिरयानी थी, सलाद था, एक स्वीट डिश थी, पीने के लिए कोक थी और बहुत अच्छा सा एक सेट हुआ टेबल था, वो था। तो उन्होंने मुझे कहा आप मेरे सामने, मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल सेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। तो मुझे ऐसे गले में हाथ डाल के कहना है कि यार जब पहली दफ़ा मैं भी गया था ना तो मेरे भी ऐसे ही इमोशन थे, तो तुम बहुत भोले और बहुत अच्छे हो। उसने बुलाया एरोस्टेस को, कहा उसको कहता है आई वॉज जस्ट किडिंग विद हिम एंड प्लीज़ गिव हिम द लंच। तो उसने बोला तुमने क्या जोक किया? उसने कहा मैंने ऐसे ऐसे बोला तो हंसने लगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, 48 मुल्कों में हम जाते हैं, एक मैच्योर कंपनी बन चुका है। लेकिन ये कहानी ये इस तरह से शुरू हुई। अच्छा, अब हुआ ये कि हम दुबई उतरे, दुबई से फ़्लाइट, फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट थी, फ्रैंकफर्ट से ट्रेन में लेप्जिग जाना था। ये सारा रास्ता ना एक बड़ी अजीब सा की फीलिंग के साथ गुजरा। एक पहली दफ़ा मुल्क से बाहर गए, एक कराची के कल्चर से निकल के एक अरबिक कल्चर में उतरे दुबई, वहाँ से निकल के एक वेस्टर्न कल्चर में उतरे, और दो तीनों जगहों पे एक कॉन्फिडेंस लेवल तो था, डर कोई नहीं था। खैर हमने फ्रैंकफर्ट से फ़्लाइट वो ट्रेन ली, ट्रेन लेके लेप्जिग की 3 घंटे 4 घंटे की ट्रेन थी, हम पहुँच गए। शाम का वक्त था, तो मैं उतरा हूँ, तो मुझे बताया ये गया था, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जॉब है जो पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो होता था, कि वहाँ टैक्सी होंगी, आप टैक्सी पे जाइएगा और आपको ये होटल की बुकिंग हमने दे दी, आप जाके चेक इन कर लीजिएगा। हमने 1800 मार्क रखे हुए थे, उस ज़माने में मार्क चलते थे जर्मनी के अंदर। मैं टैक्सी पे गया, मैंने उसको दिखाई अपनी होटल की बुकिंग, उसने यूँ करके देखी, फिर मेरी तरफ देखा, उसने बोला बैठ जाओ। उस ज़माने में टैक्सी वाले क्या करते थे, और आज भी कुछ जगहों पे ऐसा ही होता है कि वो हरकत करते थे जो उन्होंने मेरे साथ करी। बता पहले इसलिए नहीं रहा कि मज़ा चला जाएगा आपको, हंसेगा बैठ जाए। अब टैक्सी चल रही है तो वो मीटर लगा होता है सामने, अब वो 2.5 मार्क से शुरू हुआ और 10 मार्क हुआ, 20 मार्क हुआ, 50 मार्क हुआ, 100 मार्क हो गया, जगह नहीं आ रही। अब मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह कोई जल्दी से जगह आ जाए तो ऐसा ना बड़ा नुकसान हो जाए। 129 मार्क पे मेरा होटल आया, मैंने उसको 129 मार्क, मैंने कहा लो बिस्मिल्लाह, सबसे पहले ही ये हो गया, इतने खर्चों का चेक, होटल में चेक इन कराया, वो पेमेंट पहले से हुई भी थी होटल के। ऊपर गया, जाके चेक इन करके नीचे आया, मैंने रिसेप्शन पे पूछा मुझे कोई मुस्लिम रेस्टोरेंट चाहिए जहाँ मैं खाना खा सकूँ, भूख लग रही थी। उन्होंने कहा स्ट्रेट जस्ट गो 20 यार्ड, टर्न लेफ्ट एंड यू विल गेट द टर्किश रेस्टोरेंट ओवर देयर, सो यू कैन ईट हलाल फूड। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैं जैसे ही 20 कदम गया और जैसे मैं टर्न हुआ हूँ तो मैंने देखा सामने एक बिल्डिंग थी, उसके ऊपर एक बड़ा सा क्लॉक लगा हुआ था। तो मैंने कहा यार इसको मैंने कहाँ देखा, शायद किताबों में देखा है, मैगजीन में देखा है, जहाज़ में देखा है, कहाँ देखा है, मुझे कुछ लगा ये जगह मेरी देखी हुई है। मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया, मैंने उसको कहा मुझे डोनर कबाब दे दो बना के, वो एक अच्छा सा, और उसको मैंने बताया हम पाकिस्तानी है ना, कमिंग फॉर द फेयर, और ये तो वो अच्छा, टर्किश पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मैंने उससे पूछा ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ये क्या है? उसने कहा दिस इज़ हाफ वन ऑफ। तो मैंने कहा व्हाट हाफ वन ऑफ? कहता ये दिस इज अ रेलवे स्टेशन। जहाँ आप उतरे, जहाँ मैं उतरा था, जहाँ से मैंने टैक्सी ली, वहाँ से होटल 20 से 40 गज पे था, वो पूरा मुझे घुमा कर लेकर गया, और दैट वाज फर्स्ट चीटिंग विद मी जो उन्होंने वहाँ किया। 139 ये कहानी थी। अब वहाँ से हमने चेक इन किया और फिर हम चले गए फेयर के अंदर। नेक्स्ट डे फेयर थी, उसमें अपना स्टॉल लगाया। अब उसके बाद बैठे रहे, 4 दिन की फेयर थी मुस्तफ़ा, 4 दिन कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। चौथे दिन 2 बजे मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया। बस मैं चाह रहा था, क्योंकि 3 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी, तो मैं चाह रहा था कि किसी तरह मैं सामान वामान बंद करके जाऊं होटल में और वहाँ से फ्रैंकफर्ट जाऊं और फिर इंतज़ार करूं फ्लाइट का चला जाऊं। लिटरली यही था मेरे इमोशन। फिर मैंने कहा कि क्या मुंह लेके जाऊंगा वहाँ पाकिस्तान, दोस्त क्या बोलेंगे कि क्या किया तुमने, अभी तक तो हारे नहीं है, तो अब क्यों हारे?
तो ये एक जो स्पिरिट थी ना अंदर से, शायद ये मेरी माँ की देन थी या मेरे बाप की देन थी कि तो मुश्किल वक्तों में भी उन्होंने चैलेंजेस को कबूल किया। बिल्कुल, जिस तरह से लाइफ को लेके यहाँ तक आया था, मोहम्मद भाई की दुकान में गुड लक हो गई, सलीमा बुखारा में गुड लक हो गई, मैरियट में गुड लक हो गई, मैंने कहा अब मेरी भी कोई ना कहीं गुड लक इसमें भी होगी। मैंने अपना स्टैंड छोड़ा और जो पूरी फेयर थी उसमें जो जो जगहों पे स्टैंड थे मैं वहाँ गया। एक स्टैंड में बहुत रश था, उसके ऊपर लिखा हुआ था क्योनिक, वो उस कंपनी का नाम था क्योनिक। ये क्योनिक वो कंपनी है, अच्छा उस जमाने में गूगल बाबा भी नहीं थे, खुद ही आपने मोबाइल है आपके पास, आपने सर्च कर लिया कि ये कंपनी क्या है। लेकिन एक चीज़ थी, वहाँ रश बहुत था, बड़ी जैकेटें लगी हुई थी और बड़ा होता, तो मैं बाहर खड़ा हो गया। मैं एक औरत हर जगह सब बता रही थी कि ये ब्रीफ कर रही थी सबको ब्रीफ कर रही थी कि तुम इधर जाओ। मैंने कहा ये कोई ना कुछ है यहाँ पर। मैं उसका इंतज़ार करता रहा कुछ 2 घंटे बाद वो औरत बाहर आई अराउंड 4 o'clock और वो शायद रेस्ट रूम जा रही थी। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी मैम, अच्छा जर्मन ये याद रखिएगा, जर्मन नाजी जो थे ना वो हिटलर की कौम होती है, ये बड़े सख्त होते हैं, बड़े सख्त जान होते हैं और बड़ी सख्ती से बात करते हैं। तो मैंने उसको कहा एक्सक्यूज़ मी मैम, तो वो जाते जाते रुके, कहती यस, ऐसे बोला यस, लहजे में बहुत सख्ती थी। सख्ती थी। मैंने कहा इज़ इट पॉसिबल, कैन यू विजिट माई स्टैंड? तो कहते हो नो आई एम सॉरी, टुडे इज़ माई लास्ट डे एंड वी आर वेरी वेरी बिजी, आई एम सॉरी, बोल के वो पलटी और जाने लगी। तो मैं ऐसे ही मैंने यूं वही एक्शन, वही पुराना तो वाला ये एक्शन बड़ा काम आया अभी। एक्टिंग पुरानी बड़ी काम आई। वो जाते जाते रुकी, पलट के कहती है कि वो इज़ योर स्टैंड? मैंने कहा पाकिस्तान पवेलियन C21। कहती है 6 o'clock ओनली फॉर 5 minutes, डन? मैंने कहा डन, मैंने ऐसे ही बोला डन। अच्छा ये वक्त के बहुत पाबंद होते हैं, आज भी मैं इस चीज़ को इस चीज़ को लेके चलता हूँ। एग्जैक्टली 6 बजे वो आई, अंदर नहीं आई, बाहर खड़े होकर यूँ करके देखने लगी। तो कहती है, उसने पूछा व्हाट यू वांट फ्रॉम मी? मैंने कहा मैम यू नो लास्ट 4 days आई वाज जस्ट सिटिंग हियर एंड जस्ट एंजॉयिंग माई स्टैंड, माई स्टाइल्स। तो कहती है यू नो व्हाई यू आर नॉट सक्सेसफुल हियर? मैंने कहा नो। कहती है बिकॉज ऑफ दिस स्टफ नॉट बिलोंग्स टू अ यूरोपियन मार्केट, European market is entirely different and American market is different. तो मैंने कहा then what can I do for this? तो वो 1 मिनट का लम्हा आया, वो सोचने लगी, उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला, मुझे दिया, कहते है tomorrow 8 o'clock in my office। कोई जुमला नहीं बोला उसने कहा tomorrow 8 o'clock in my office, चली गई। मैं इतना खुश था कि मैंने उस पर ना एड्रेस देखा, ना मैंने उसका नाम देखा, कुछ नहीं देखा, मैंने वो रखा जल्दी जैसे मुझे अभी पैक करना और अभी जाना है उसके ऑफिस। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ। और ये रात में हो रहा है और ये सब शाम को हो रहा है, शाम को हो रहा है। फेयर ख़त्म होने वाली है, जहाँ पे मैं बिल्कुल टूट चुका था और मैं बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मैंने ये सोच लिया था कि लेदर का काम नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मेरे दोस्त तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मेरे वो दोस्त जो मेरे लेदर से बने, जिनका मैं CMT कर रहा था या जिनको मैं बता रहा था अपने सपने, वो मेरे सपने सारे टूट गए थे। और वहाँ पर ये एकदम से हुआ, ये एक बिल्कुल एक मैं आपको बताऊँ एक बिल्कुल सरप्राइज। उस औरत का नाम था मिस काइसर। मिस काइसर एक जर्मन नेम है और मिस काइसर ने मुझे वो कार्ड दिया। मैंने सामान पैक किया, 6:30 पौने 7 बज रहे होंगे। जब मैंने कार्ड निकाल के देखा कि कल सुबह मुझे जाना कहाँ है, तो उस पर जर्मनी का एक शहर है डिसल्डॉर्फ, उसका एड्रेस था। लाइप्जिग जो है वो एक ईस्ट जर्मन ब्लॉक है और जो डिसल्डॉर्फ है वो वेस्ट जर्मनी में है। तो यहाँ वहाँ से कोई ट्रेन थी, 6 घंटे की ट्रेन थी। आज शायद वो ट्रेन शॉर्ट हो गई है क्योंकि वो तेज तरीन ट्रेनें आ गई हैं। मैंने कहा यार अगर मैं अभी ट्रेन स्टेशन पे जाऊं, कितने बजे की ट्रेन है, वो कितने बजे पहुंचेगी? मैं बहरहाल मैंने पैक वैक किया और पैक करके मैं पहुंच गया। पहले तो होटल पहुंचे जी? नहीं, होटल तो चेकआउट कर, लास्ट डे था ना, चेकआउट कर दिया था कि फ्रैंकफर्ट में जाके रुकूंगा। तो मैंने वहाँ से स्टेशन गया। स्टेशन के ऊपर मैंने जब ट्रेन देखी तो 1 घंटे के बाद ट्रेन थी डिसल्डॉर्फ की, 6 घंटे की ट्रेन थी। मैं रात 2 या 3 बजे पहुँचा डिसल्डॉर्फ। मैंने स्टेशन से बाहर आया, सामने एक होटल था, बान होटल के अंदर मैं ठहरा और 20 मुझे याद है आज भी 20 मार्क उसका किराया था। उस मैं होटल में ठहरा,
रात भर जो 3-4 घंटे थे नींद ही नहीं आई। कैसे आएगी? सुबह फजर की नमाज पढ़ी, दुआ की और करके मैं 7:30 बजे मैं उसके ऑफिस पहुंच गया था, क्लिनिक के ऑफिस। तो खूबसूरत सी एक बिल्डिंग थी सबकी, मैं बैठ गया एग्जैक्टली 7:45, 7:50 पे मैं देखा मिस कैसर अंदर आ रही थी। उसने जैसे ही मुझे देखा ना, एकदम से एक शॉक लगा उसको, यूं करके उसने देखा और चली गई सीधा। अच्छा, जर्मनी में ये होता है कि हमेशा आप जब भी जाते हैं ना तो आपको बिठाएंगे वेटिंग रूम के अंदर, उसके बाद खुद लेने के लिए आएंगे जिससे आपका अपॉइंटमेंट होगा। अच्छा। वो ठीक 8:55 पे जाके उसने 7:55 पे सॉरी, उसने आके मुझे रिसीव किया और मुझे पहला वर्ड उसने कहा, अली वेरी वेल डन। तो मैंने कहा मैम फॉर व्हाट? कहती है कि बिकॉज ऑन टाइम, यू आर ऑन टाइम, सो यू पास इन माई फर्स्ट टेस्ट। उसने कहा यू पास इन माई फर्स्ट टेस्ट। फिर वो अपने पास लेके गई, उसने मुझे बिठा के मुझसे पूरी कहानी सुनी कि मैं किस तरह से आ गया है, किस तरह। फिर उसने बोला व्हेन यू आर गोइंग बैक? मैंने कहा डे आफ्टर टुमारो। तो कहती है ओके, गो बैक टू योर कंट्री, आई विल सेंड यू द लेटर, देन यू विल कम अगेन। मैंने कहा ठीक है। मुझे नहीं पता था कि उसने क्या उसके, वो शी वॉज माई फर्स्ट मेंटोर। मैं उसके लिए बड़ी दुआ करता हूँ क्योंकि उसने मुझे टूटे हुए को थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश की उसने। खैर उसके बाद, उसके 2 महीने बाद उसका लेटर आया मेरे लिए। तो 2 महीने कैसे गुजरे? 2 महीने बहुत मुश्किल में मतलब कोशिश की आपने राब्ते की है? नहीं, वो राब्ता तो हो जाता था क्योंकि देखिए ईमेल वगैरह तो चलता ही था ना, और उस जमाने में स्काइप भी आया हुआ था, लेकिन ये व्हाट्सएप वगैरह तो कुछ भी नहीं था। तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो चलता ही था मामला। तो उससे बातचीत भी होती थी और बड़ी अच्छी औरत थी। और उसने मुझे बुलाया, अपने घर पे ठहराया। उसने बोला घर पे, वो उसमें नहीं, वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, उसके बच्चे ऑलरेडी बड़े थे, वो अपने अपने घरों में रहते थे। वो डुसल्डोर्फ के बाहर एक गांव था, एंडन कैंपेन नाम था उसका, उस गांव में वो रहती थी और वहाँ पे वो मुझे ले गई। फिर उसने इनिशियल मुझे कोर्सेज करवाए फैशन के। अच्छा। जी हाँ, फैशन के कोर्सेज करवाए, जैसे हमारे यहाँ आज अंग्रेजी में कहते हैं ना इंटर्नशिप करवाई और मुझे सिखाया व्हाट इज़ लेदर और व्हाट इज़ गो के सीखने का अमल मेरा आज भी है। आज भी मैं तिफले मकतबी हूँ, लेकिन जो बेस बनाई ना उसने बनाई। फिर उसके बाद उसने कहा अब जाओ वापस, और उसने वापस जब मैं जा रहा था तो उसने कहा आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। मैंने कहा व्हाट? तो उसने मुझे ये कहा कि दिस इज़ द एड्रेस वेयर यू हैव टू गो टू द स्टुटगार्ट, दिस कंपनी इज़ वेटिंग फॉर यू। वो उसके दोस्त की कंपनी थी। उसने कहा मैं नहीं कर सकती तुम्हारे साथ काम, उसकी वजह यह है कि मेरे पास 14 ब्रांड्स हैं मेरे पास। उसके बाद कैल्विन क्लाइन था, उसके पास बहुत सारे अच्छे ब्रांड थे, जर्मन ब्रांड थे। उसने कहा तुम अभी रिफ़ाइन हो गए, अब जब तुम रिफ़ाइन हो जाओगे तो फिर तुमको मैं बड़े बायर दूँगी। तो उसने उस बायर ने मेरे साथ 7 साल काम किया। मैं उसके लिए एक्सपोर्ट करता था, छोटी छोटी शिपमेंट करता था। और उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा मौका दिया और 95 से कि मैं 91 में मेरी शादी हुई थी बेसिकली। इसमें बड़ा रोल मेरी वाइफ का भी है क्योंकि फर्स्ट कंपनी मेरी वाइफ की थी, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट जॉब में था, क्रिकेट खेलता था, तो उसकी वजह से मेरी वाइफ भी मेरे साथ आ गई। और माशाल्लाह 2010 में मुझे ये जो सफ़र तय हुआ, 2010 में मुझे अमेरिका में वाशिंगटन डीसी के अंदर एक रिसर्च सोसाइटी ने बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का ऑनर किया मुझे। ओह वेरी गुड। और जब मेरे पास आया वो सारा इनविटेशन वगैरह, तो जाहिर है मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि ये इनविटेशन मुझे इस तरह से आया। उस वक्त तक मैं एक मैच्योर कंपनी बन चुका था और मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो दुनिया में बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मैं काम कर रहा था। उसके साथ साथ फिर क्योंकि वाइफ साथ थी, तो उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर बेंचमार्क 500 मिलियन का बेंचमार्क क्रॉस किया, जिसकी वजह से उनको, वो भी लेदर गारमेंट में? जी लेदर में, एक ही फैक्ट्री में। तो मेरी कंपनी का नाम मिस्टर गारमेंट था, उनकी कंपनी का नाम द डिज़ाइनर था, और जिसका मैं आज CEO भी हूँ। तो वो उन्होंने जो है ना, उससे उनको 2015 में जो गवर्नमेंट थी प्रेजेंट, उसके प्राइम मिनिस्टर ने बुला के स्टेज पे उनको फर्स्ट लेडी एंटरप्रेन्योर का ऑनर किया। और नाम बताएंगे भाई? हाँ, भाभी का नाम बताएंगे? सूफिया तबस्सुम।
अच्छा जी, माशाल्लाह। उनका नाम था और है, बल्कि अल्लाह था खुश। बोल दिया, पता नहीं क्या होगा घर जाके। घर जा ईद वाले दिन आना ही है। अच्छा, कुर्बानी है। तो मैंने वो 2015 में, और नवाज शरीफ साहब ने, मैं ये भी बता दूं आपको, नवाज शरीफ साहब ने बुला के स्टेज के ऊपर उनको दिया, जिसमें मैंने उनको मजाक से ये कहा, बल्कि मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, मेरे बच्चे भी बैठे हुए थे और सब बैठे हुए थे, तो मैंने मजाक से, 2015 में बच्चे भी बड़े हो गए थे, 1991 की शादी, जी तो जी। तो मैंने कहा ऐसा लग रहा था बहन भाई एक दूसरे से अवार्ड ले रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। जी जी। तो वो हमें, हमारी बड़ी अचीवमेंट थी। फिर माशाल्लाह। 2019 में जो है मुझे एक बहुत बड़ा ऑनर मिला कि मैं पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री का चेयरमैन बना। वो बंदा जो जो 3,000 रुपए के लेदर हाँ। लेकर उस चीज़ में आया, उसकी वो महराज मिली कि पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री, जिसके अंदर 2019 के अंदर एक नई गवर्नमेंट थी, और उस गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था वो एक क्रिकेटर था, जी। रह चुका था, रिटायर्ड क्रिकेटर था वो, और मैं एक रिटायर्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था। तो आप सोचा कि मेरी क्या इमोशन होगी कि मेरे सामने वो प्राइम मिनिस्टर बैठा है जिसकी गेम में मैं पाकिस्तान खेलना चाहता था। तो अल्लाह ताला ने वहाँ तक पहुँचाया। जी बिल्कुल, बल्कि मैंने उनको उनका वो रिकॉर्ड याद दिलाया कि 92 में जब पाकिस्तान जीता था उनकी वजह से, तो उन्होंने क्या परफॉर्म किया था। आपको याद होगा कि अगेंस्ट श्रीलंका हम आउट हो गए थे, 5 आउट हो गए थे, और उससे हम वापस आए थे। उसमें वो ये कर गया, वो कर गया, वो जीत गया, वो हार गया, इस तो तरह चल उसमें रही। इनकी बड़ी कायदाना सलाहियतें थी। और मैंने वो जब याद दिलाया तो उन्होंने मुझसे पूछा बाकायदा कि आप क्या क्रिकेट खेले? मैंने कहा सर मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। उनके बराबर में एक उनका मिनिस्टर बैठा हुआ था जो मेरा बैचमेट भी था और मेरे साथ क्रिकेट भी खेला हुआ था, तो उसने उनको अपने पैड पे लिख के बताया कि ये क्रिकेटर है। तो वो बड़ा, तो ये जो एक अचीवमेंट थी ना, मतलब कंप्रीहेंसिव, यानी कि अजीज़ा दस्तगीर के पीले स्कूल से निकल के जर्मनी तक पहुंचना, और उसके बाद आज आप एक्सपोर्टर हैं। मेरे ख्याल में 500 मिलियन की आपकी है सालाना जी एक्सपोर्ट इस वक्त। देखें, अब 3,000 रुपये से मैं शुरू होने आपको वाली। बताता हूँ अब हम हैं क्या, और ये आपके सामीन के लिए मैं बताऊंगा कि देखिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट कट फॉर दिस सक्सेस। आपके जितने भी आज के बच्चे आते हैं ना, उनकी जहन की हुदूद को बढ़ाना पड़ेगा। वो ये सोचते हैं हम फला, हमने टॉप कर लिया है, हमने मास्टर्स कर लिया है, हम बैंक में चले जाएं, हम फला इंस्टीट्यूशन में चले जाएं। नो, आपके अपने कारोबार में मेहनत तो है, लेकिन रिवॉर्ड कैसे मिलता है? रिवॉर्ड इस तरह मिलता है कि आज हम अमेरिका के अंदर दुनिया के 2 टॉप ब्रांड के मैन्युफैक्चरर हैं इन टेक्सटाइल। मैं टेक्सटाइल की भी हमने फैक्ट्री डाल ली थी, और हम उसके पिज़्ज़ा हट और KFC की टी-शर्ट्स बनाते हैं। आज हम रशिया से अपनी स्किन इंपोर्ट करते हैं। आज हम लेदर के गिव अवेज, ये देख रहे हैं ना आप, ये चीज़, ये मेरी फैक्ट्री का बना हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये थिंग्स टू डू है, ठीक है ना। आज हम ये चीज़ें बनाते हैं और यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बैंकों को देते हैं, बड़े बड़े फार्मा कंपनीज़ को देते हैं, बड़े बड़े शिपिंग कंपनीज़ को हम देते हैं, जो अपने लोगों, इसको कहते हैं गिव अवेज। ये हमारा काम है। हम लेदर के साथ साथ हमने टेक्सटाइल भी डाल दी, उसके साथ साथ हमने रॉ मटेरियल अपना इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, उसके साथ साथ हम गिव अवेज में डोमेस्टिक काम के ऊपर भी आ गए। लेकिन हमने कोई काम ऐसा नहीं किया मुस्तफ़ा जिसमें कोई शॉर्टकट हो। आज लोग 4 पैसे शॉर्टकट के चक्कर में जी। अच्छा, इसमें किस्मत को कितना समझते हैं? किसी तकदीर की जो हम बात करते हैं आपकी तरक्की में, तकदीर यानी ऐसे लोग मिल जाना जिन्होंने जो सीढ़ी बनते चले गए, तकदीर को, किस्मत को, ये किस हद तक आप वो देते हैं, पॉइंट देते हैं? देखें, अगर तो आप बहुत सच्चाई से और ईमानदारी से मुझसे पूछें, किस्मत आप खुद बनाते हैं। आपकी किस्मत मेरे नज़दीक पहले से लिखी भी नहीं होती। मेरी किस्मत क्यों बनी, कैसे बनी? मैं समझता हूँ कि शायद मेरी माँ का बहुत बड़ा एक हाथ है मेरी किस्मत बनाने में। 82 से 88 के दरमियान, 89 के दरमियान मेरी वालदा बीमार हो गई थी, और एक मैं था और मेरी बहन थी जो उनकी खिदमत कर सकते थे। शायद हमने शायद हमने अपनी वालदा का हक़ भी अदा नहीं कर सके जो उन्होंने हमारे लिए किया था। मेरी वालदा 84 में बीमार हुई। मैं लाहौर में क्रिकेट खेल रहा था, तो मेरे पास ख़बर आई रात को
कि जो है ना वालदा बीमार हो गई हैं और उनको इमरजेंसी में न्यूरो सर्जरी होनी है। उनको गलती से आगा खान हॉस्पिटल में उन लोगों ने वो करा दिया था, मैं तो था नहीं। और मेरे टोटल अकाउंट में 16,000 रुपये पड़े हुए थे। मैं बिल्कुल सच्चाई से 84 में। हल्फिया, कोई भी अपने माँ के हवाले से झूठ नहीं बोलेगा। तो मैं रातों को मैंने अपने मैनेजर से इजाज़त ली, सर्दियों के दिन थे और मैं भागा भागा एयरपोर्ट चला गया। दोस्तों ने कहा कुछ पैसे चाहिए, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यार तू बाई एयर जाएगा, हम तो ट्रेन से आए हुए हैं, ये थोड़े से पैसे रख लो। मैनेजर ने भी बहुत ख्याल किया हमारा और मैं गया। तो सर्दियों के दिन थे, उस ज़माने में PIA की नाइट कोच चलती थी रात को 1-2 बजे के लगभग। बहुत हाथ पांव जोड़े, फुल फ्लाइट थी, नहीं मिली सी। मैं रो रहा था एयरपोर्ट के ऊपर। तो मुझे वो PIA के उस ऑफिसर ने मुझे कहा कि अब दूसरी फ़्लाइट 6 बजे चलेगी सुबह के, मैं कोशिश करूँगा उसमें आपको। वो भी फुल थी फ़्लाइट, लेकिन करना ये हुआ कि एक साहब से उन्होंने बात की। उन्होंने मुझे आके मेरे कंधे पे हाथ रखे, कहा यार मेरी तो माँ ज़िंदा है यार, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, आपकी माँ की परेशानी है, आप मेरी सीट पे चले जाए। लिटरली ये बात। मैं 8 बजे उतरा हूँ यहाँ, मैं सीधा आगा खान गया हूँ क्योंकि उनका इमरजेंसी में ऑपरेशन होना था। और उस ज़माने में ये था कि आपको साइन करना पड़ता था कि अगर न्यूरो सर्जरी थी। और डॉक्टर जुम्मा के बेटे रशीद जुम्मा ने वो ऑपरेशन बहुत करना मशहूर था। डॉक्टर है जी। तो मुझे उन्होंने एक पेपर दे दिया कि आप ये जाके पैसे जमा करा दें। तो उस ज़माने में 50,000 रुपये, 1984 की बात बता रहा हूँ, 50,000 रुपये 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में 16,000 रुपये पड़े हुए थे उस वक्त। टोटल 16,000 रुपये जो मैं, क्योंकि कारोबार तो उस वक्त तक शुरू ही नहीं हुआ था, कोई वही नहीं था। मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और छोटे छोटे काम करता था जैसे मैंने आपको बताया। तो वो उन्होंने, मैं समझ रहा मुस्तफ़ा आप और आपके कारीन को ये मैं बस बताऊं कि अगर जो कहते हैं ना कि आज फरिश्ते एग्जिस्ट नहीं करते, नहीं, फरिश्ते एग्जिस्ट करते हैं, आप यकीन कीजिए। मैं सोच रहा था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं ये पैसे कैसे 50,000 इकट्ठे, दोस्तों से ज़्यादा कितना ले सकता था, 2,000 3,000 4,000, क्योंकि मैं तो हल्का ही मिडिल क्लास यही का होता है था हम लोगों का, और क्या। जी। तो किसी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा ऐसे ना, तो मैंने यूँ पलट के देखा तो एक खातून साड़ी में, सफ़ेद बाल थे, घुंघरियालो बाल थे। उन्होंने मुझसे कहा बेटा इधर आओ ज़रा साइड पे। मैं साइड पे गया तो एक कमरा था, उस कमरे में वो लेके जाकर उन्होंने बिठा दी। उन्होंने कहा मेरा नाम गुलशन है और मैं यहाँ वेलफेयर डिपार्टमेंट की हेड हूँ, तो मैंने आपको देख के अंदाज़ा लगाया परेशानी है आपको। तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने एक फॉर्म निकाल के कहा कि इस पर साइन कर दो। मैंने कहा मैडम ये क्या चीज़ है? कह रहे नहीं साइन कर दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, आप साइन करो, वालदा का आपका ऑपरेशन इमरजेंसी में होना है। तो मैंने साइन कर दिया। उनका बस अब जाओ, कोई पैसे आपको नहीं देने। और ऑपरेशन हो गया। 15 दिन मेरी वालदा हॉस्पिटल में रही। यहाँ से उनको ड्रिल हुआ, ये पूरा यहाँ से खुला, सब कुछ हुआ। तो 15 दिन में मुझे याद है 11वें 12वें दिन जब वालदा को 5-6 दिन बाद होश तो आ गया था, लेकिन वो बात करने के काबिल को 10 दिन के बाद हुई। तो क्योंकि वो जनरल वार्ड था तो उनकी बातचीत तो होती थी सारे पेशेंट्स के साथ, और वहाँ एक कोई रह सकता था, तो मेरी बहन रहती थी उसमें। तो बहन गई तो मैं खड़ा हुआ था। तो उन्होंने, मेरी वालदा ने मुझे बुला के मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा कि मुझे मेरी वालदा पप्पा कहा करती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा पापा ये जो मेरा ऑपरेशन हुआ है इसके पैसे कहाँ से आए? मेरे पास तो जवाब ही नहीं था, क्या जवाब देता। मैं सोच रहा था तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा बेटा मेरा ऑपरेशन चंदे पे हुआ है। तो मेरे पास कुछ नहीं था। कहने लगे एक बात याद रखना, जब तक जिंदा रहना इस मुल्क में इस मिट्टी का हक अदा करते रहना, क्योंकि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन जो है वो चंदे पे हुआ है। वालदा मेरी घर आ गई और आने के बाद 89 तक मेरी वालदा ज़िंदा रही। 89 के बाद वो चली गई। ये वही टाइम था जब मैंने आपको बताया कि मैं ठेला लगाता था और ये सारी काम करता था। 90 के अंदर, और मैंने 88 में लेदर का भी थोड़ा शुरू कर दिया था। अम्मी जब चली गई
तो एकदम से मेरी एक नई जॉब लग गई PNSE में। उन्होंने बड़ी अच्छी प्राइस पे मुझे ले लिया, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ने। और फिर 90 में एकदम से मेरा MCB बैंक में हो गया, वो मेरे को ग्रेड 3 ऑफिसर उन्होंने ले लिया। और 92 के अंदर मेरे कारोबार में पहली दफ़ा मुझे एक छोटा सा ऑर्डर भी मिल गया डोमेस्टिक लेवल में। 95 के अंदर मैं मुल्क से बाहर भी चला गया। 98 के अंदर मेरी अपनी एक्सपोर्ट शुरू हो गई। और 2010 में 12 साल के बाद मैं बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर हो गया। तो वो जो आपने मुझसे सवाल किया, इतनी लंबी तमीज़ मैंने बांधी आपको कि ये जो सारा का सारा हुआ, ये सारा का सारा ये वो था। और आज की लाइफ में मैं आपको बताऊं, देखें मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, इन सबको एक धक्के की ज़रूरत है, इन सबको बताने की ज़रूरत है। आज हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते, आज हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते, हमें हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए, अपने बड़ों के साथ बैठना चाहिए। आज बच्चे अपने वालिदैन के साथ नहीं बैठते, आप उनके साथ बैठें, उनके साथ देखें। जो कम से कम भी पढ़ा लिखा वालिद या वालदा होगी ना, उसका एक्सपीरियंस जो होगा ना किसी PhD से कम नहीं होगा। ये मैं बता, वो कोई एक बात आपको ऐसा बता देंगे कि जिसके बाद आप आगे निकल जाएंगे। मैं आज 5 यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देता हूँ, 6 यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देता हूँ जाके। वो मैं आई जस्ट वांट टू पे बैक माय कंट्री। मैं उसको बताना, मुल्क के अंदर मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता। मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूँ, आज अभी मैं आपके स्टूडियो आ रहा था तो मुझे पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल ने बुलाया कि आप कल आइए, हमें आपको ईद आ रही है तो हमें स्किन के ऊपर, बकरीद की स्किन्स के ऊपर बात करनी है आपसे। तो ये सब क्या था? ये वो इंजन था जो वहाँ से आपको मिला। चलें शाद भाई, मैंने कोशिश की कि मैं कोई सवाल ना करूं ताकि आपकी पूरी हिस्ट्री, पूरी स्टोरी हमारे सुनने वालों को मिले। और बहुत इंस्पिरेशन है इसमें, और इसमें यकीनी तौर पे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मदद शामिल है इस पूरी जर्नी में आपकी। अल्लाह पे यकीन है, आपका यकीन है अल्लाह ताला पे, वो मुझे बहुत कुछ नज़र आया इधर आपकी बातों में, शायद आपको महसूस ना हुआ, मैंने महसूस किया। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आगे बढ़ाए, इस कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए और मज़ीद करने की तौफीक दे। अल्लाह वालदा मोहतरमा हमारी और आपकी सबकी, उनको जो हैं उनको सेहत ज़िंदगी दे, और जो जा चुके हैं उनको अल्लाह ताला आला दर्जात दे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। बात तो बहुत तवील है, दिल चाहता है करने का। इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत देंगे और हम आपकी गारमेंट इंडस्ट्री पर अलग से बात करेंगे। मैं आपको एक सिर्फ बात बता दूं कि देखिए, ये तो हमारी स्टोरी थी ना, हर किसी की ऐसी कोई ना कोई स्टोरी होती है। अगला प्रोग्राम करेंगे तो हम उन बच्चों को ये आपके सामईन को ये बताएंगे कि अब बढ़ना किस तरह आगे। आज की दुनिया एक डिफरेंट वर्ल्ड हो गया है। आज की दुनिया में मईशत कितनी अहम है। आपको अपना बिजनेस करना और अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन करके पूरी दुनिया में रोशनास कराना, उसके क्या क्या तरीक़ेकार हैं, हम उस पर बताएंगे, ताकि आज की ये स्टोरी सुन के लोग ज़ाहिर इमोशनल हो जाते हैं, मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ, सब हो जाते हैं इमोशनल, लेकिन सब सवाल आपसे ये करेंगे कि भाई अब क्या, हम करें क्या, हम क्या करें क्या? आपने पढ़ा दिया इंशाल्लाह। मैंने जैसा अभी जिक्र किया कि इंशाल्लाह हम यूनिवर्सिटीज़ में आपके प्रोग्राम कराएंगे इसी MHA स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से, और हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम रिकॉर्डिंग पे हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त दिया आपने, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, बहुत कुछ समझने को मिला। मैं अपने देखने वालों से कहता हूँ कि आपने देखा होगा कि मेरे अमूमन जो सियासी प्रोग्राम होते हैं उसमें मैं सामने वाले को बोलने नहीं देता, और आज ये हालत थी कि सामने वाले ने मुझसे कोई सवाल करने की मोहलत ही नहीं दी मुझे। तो ये हकीकत है कि ये वो ज़िंदगी है जो हकीकी ज़िंदगी है, और सुनने का मकसद, सुनाने का मकसद ये है कि मैं और आप बहुत कुछ सीखें, और ख़ास तौर पर आज के बच्चे सीखें कि उनको आगे कैसे बढ़ना है। सबसे अहम तवक्कल, और उसके साथ साथ सच्चाई, ईमानदारी, जिसने शरद भाई को यहाँ तक पहुँचा दिया है। इसको याद रखिएगा। कैसी लगी आपको ये आज का प्रोग्राम, कैसा लगा इस बारे में बताइएगा, कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा। MHA स्पीक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और हमसे राब्ते में रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।